हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 40 कैपिटल ए बेटा शुरू किया था हमने। और सेक्शन 40 कैपिटल ए कौन से एक्सपेंसेस से डील करता था, जिनका बेटा वैसे आपको डिडक्शन मिलता है। मतलब सेक्शन 40 ए में हम उन एक्सपेंसेस की बात करते हैं जिनका वैसे आपको डिडक्शन मिलता है, बट कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में इनका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। और उसमें हमने पिछली क्लास में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्संस। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 बाय मोड other than account paid check और account paid draft, इसके आगे लिख लेना, और ECS और any other prescribed mode। और ECS और any other prescribed mode। चलो बेटा आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना है। हम पढ़ रहे हैं अब सेक्शन 40 कैपिटल ए का सेकंड पॉइंट। पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000। क्या कहता है ये पॉइंट बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000, ठीक है, ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पता है बेटा ये एक पॉइंट क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहता है अगर आपने एक पर्सन को एक पर्सन को एक दिन में, अगर आपने एक पर्सन को, एक आदमी को एक दिन में पेमेंट करी एक्सीडिंग ₹10,000, अगर आपने एक पर्सन को एक दिन में पेमेंट करी एक्सीडिंग ₹10,000, कैसे? बाय other than prescribed mode, by other than prescribed mode। बेटा ध्यान से समझो, सुनो, पहले भी रिपीट करते हैं। ये वाला पॉइंट कहता है अगर आपने एक पर्सन को एक दिन में पेमेंट करी एक्सीडिंग ₹10,000 बाय मोड अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो उस केस में बेटा पूरे का पूरा खर्चा आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। एंटायर एक्सपेंडिचर विल बी disallowed अंडर सेक्शन 40A। पूरे का पूरा खर्चा आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब आपको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 40A। कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं ये पॉइंट कहता क्या है।
लो बेटा कॉपी करो। अगर आपने एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए की पेमेंट करी, 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी बाय मोड अदर देन प्रिस्क्राइब मोड, ठीक है, तो उस केस में पूरे का पूरा खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। बेटा काम की बात ना यहां पर जो समझने वाली है वो ये है, बाय अदर देन प्रिस्क्राइब मोड, मतलब बेटा मैं 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट, ध्यान से सुनना, मैं एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं बेटा, कर सकता हूं, बट प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू ही कर सकते हो, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं कर सकते हो बेटा। अगर आप एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ऊपर की पेमेंट करना चाहते हो तो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू ही कर सकते हो, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स नहीं कर सकते। तो पहले यह समझना जरूरी है ये प्रिस्क्राइब्ड मोड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। प्रिस्क्राइब्ड मोड्स बेटा आप किस किस मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो 10,000 रुपए से ऊपर की। बेटा आप अकाउंट पेई चेक के थ्रू आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकते हो बेटा। आप अकाउंट पेई ड्राफ्ट के थ्रू आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकते हो बेटा। आप ईसीएस के थ्रू, ईसीएस क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है, बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है कि आप बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो, उसी दिन एक पर्टिकुलर डे पे उतना पैसा हर महीने आपके अकाउंट से क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका, जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट्स में होता है बेटा, लोन की इंस्टॉलमेंट में क्या होता है बेटा, हर महीने की एक फिक्स डेट को, हर महीने की एक फिक्स डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है बेटा। दैट इज नोन एज ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा, और कौन से प्रिस्क्राइब्ड मोड्स हैं बेटा? बेटा मैं डेबिट कार्ड के थ्रू मैं 10,000 रुपए की 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं। मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं। मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैं 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं। लिख लो ये एग्जांपल्स। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैं 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है। फिर बेटा आपका जैसे आरटीजीएस हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी। आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू मैं पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर की कर सकता हूं। मैं आईएमपीएस के थ्रू 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं। बेटा आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसमें इंस्टेंट फंड्स ट्रांसफर होते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। अच्छा, मैं यूपीआई के थ्रू
यूपीआई क्या हो गया हमारा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे बेटा गूगल पे वगैरह आ गए ना आजकल, तो गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, इनके थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूं 10,000 रुपए से ऊपर की। भीम ऐप के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूं। आधार पे के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूं। आजकल तो ये नई नई चीजें आ गई हैं बेटा। तो इन मोड्स के थ्रू मैं 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकता हूं एक पर्सन को एक दिन में। अगर इन मोड्स के अलावा आपने अगर 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करी एक पर्सन को एक दिन में, तो पूरे का पूरा खर्चा बेटा आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। पॉइंट समझ आया सबको? कॉपी करो। तो फिर एक बात आती है, सर सब कुछ तो आपने इसमें कवर कर दिया, तो एनी अदर मोड बचा कौन सा? आपको पता है बेटा, गवर्नमेंट एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था, गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करना चाहती थी बेटा? कैश को। हमने सारे मोड्स लिखे बेटा, कैश नहीं लिखा। इसका मतलब, और बेटा गवर्नमेंट का बेसिक इंटेंशन भी कैश को कंट्रोल करना ही था। गवर्नमेंट चाहती थी कि एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में ना करी जाए। तो गवर्नमेंट बेटा कंट्रोल, गवर्नमेंट रोक किस पे लगाना चाहती है बेटा? कैश पे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो फिर यहां पर लिखना एनी मोड तो फिर मोड अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। मोड अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स कौन सा बचा? मेनली कैश। तो बेटा गवर्नमेंट का बेसिक इंटेंशन यही था। गवर्नमेंट किस पे रोक लगाना चाहती थी बेटा? कैश पे रोक लगाना चाहती थी। गवर्नमेंट चाहती थी 10,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन कैश में ना हो। गवर्नमेंट यह चाहती थी कि अगर आप एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करना चाहते हो तो वो कैश में नहीं होनी चाहिए। अगर कैश में करी तो पूरे का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा? आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए तक की पेमेंट आप कैश में कर सकते हो। अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करना चाहते हो तो आप अकाउंट पे चेक के थ्रू करो, आप अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू करो, आप ईसीएस के थ्रू करो, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, आधार पे, भीम, जिसके थ्रू करना चाहते हो आप करो। कैश के थ्रू आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट नहीं कर पाओगे। कॉपी करो बेटा। क्लियर हुआ बेटा सबको? मैं इसका आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, कॉपी करो पहले। देखो, बेटा एक पर्सन था मिस्टर ए, ठीक है। उसने ना मिस्टर बी को कुछ पेमेंट्स करी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ पेमेंट्स करी। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल को।
1 अप्रैल को उसने मिस्टर बी को कुछ पेमेंट्स करी। 1 अप्रैल को बेटा एक पेमेंट करी सुबह 8 बजे, 9,000 रुपए की कैश में। फिर 12 बजे उसने एक और पेमेंट करी 9,000 की कैश में। फिर 3 बजे उसने एक और पेमेंट करी 9,000 की कैश में। फिर 5 बजे उसने एक पेमेंट और करी 9,000 की कैश में। तो 4 पेमेंट्स उसने करी हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, तो बेटा मिस्टर ए ने ना 1 अप्रैल को मिस्टर बी को 4 पेमेंट्स करी, चारों कैश में। ठीक है, अब सुनना यहां पर सुनना बेटा। रूल क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है, अगर आप एक पर्सन को, तो हमारे केस में पर्सन कौन है, मिस्टर बी एक पर्सन है। अगर आप एक पर्सन को एक दिन में, बेटा एक दिन की ही बात कर रहे थे हम 1 अप्रैल की, तो पहली 2 बातें तो सेटिस्फाई। तो हमने एक पर्सन को, मिस्टर बी को एक दिन 1 अप्रैल को पेमेंट करी है एक्सीडिंग ₹10,000। लेकिन एक बात देखो बेटा, सुनो अब ये देखना, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ऐड करूंगा। आपने यहां पर पेमेंट वर्ड यूज किया है, ध्यान से सुनना। क्या वर्ड यूज किया है? आप एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट नहीं कर सकते, कैश के थ्रू नहीं कर सकते। अब सुनना बेटा, मैंने तो पेमेंट मतलब सिंगल, पेमेंट मतलब सिंगल। तो ये देखो, ये है पेमेंट, ये है पेमेंट। क्या 10,000 रुपए से ज्यादा की है बेटा? 10,000 रुपए से ज्यादा की तो नहीं है, 9,000 की है। किस में करी? कैश में। अच्छा, फिर एक और पेमेंट करी 9,000 की, किस में? कैश में। फिर एक और पेमेंट करी 9,000 की, किस में? कैश में। फिर एक और पेमेंट करी 9,000 की, किस में? कैश में। तो हर पेमेंट 10,000 रुपए से क्या है? कम है बेटा। और 10,000 रुपए से कम की पेमेंट कैश में कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो बेटा आपको नहीं लगता ये जो वर्ड यहां पर यूज किया गया है ना, ध्यान से सुनना बेटा, पेमेंट, ये थोड़ा सा बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये पॉइंट पेमेंट। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। सोचो, इमेजिन करो, मुझे किसी पर्सन को 1,00,000 रुपए देने हैं, 1,00,000 रुपए देने हैं, और मैं चेक ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू नहीं देना चाहता, मैं उसे कैश के थ्रू देना चाहता हूं 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब उन्होंने वर्ड किया पेमेंट, और पेमेंट माने एक पेमेंट मतलब एक सिंगल होती है पेमेंट। अब सुनो, मुझे अगर उसे 1,00,000 रुपए देने हैं, ठीक है, और कैश में देने हैं, तो मैं कैसे दूंगा? मैं उसे 1,00,000 रुपए अगर एक साथ दे दूंगा कैश में, तो मुझे पता है सेक्शन 40A में पूरे का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैं उसे 1,00,000 रुपए कैसे दूंगा? 9,000 करके, 8,000 करके, 5,000 करके। अब एक बार बताओ, मैंने उसे 5,000 रुपए करके दिन में 20 बार पैसे दिए। 8 बजे, 8:15, 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30, 9:10, 10, 20 बार पैसा दिया उसे मैंने 5,000 रुपए करके। तो इससे फायदा क्या हुआ? मैं इस क्लॉज का जो वो डिसअलाउंस था ना, उससे बच गया बेटा। क्योंकि इन्होंने वर्ड क्या यूज किया था? एक सिंगल पेमेंट, एक पर्सन को एक दिन में पेमेंट सिंगल 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब एट वन टाइम 10,000 रुपए से ऊपर नहीं दे सकते आप। किसमें? कैश में। तो बेटा ऐसे तो हर कोई कर लेगा ना,
मुझे अगर किसी पर्सन को 5 लाख रुपए देना है और मैं कैश में देना चाहता हूं, कैश में देना चाहता हूं, एक दिन में देना चाहता हूं, तो मैं कैसे दूंगा? मुझे पता है अगर मैंने 10,000 रुपए से ऊपर दिया कैश में तो पूरे का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो मैं क्या करूंगा? 5-5 हजार की 100 बार पेमेंट कर दूंगा, जैसे मैंने बताया था 8 बजे, 8:15, 8:30। तो इससे क्या होगा? मैं इस सेक्शन के डिसअलाउंस से मैं बच जाऊंगा। तो बेटा बहुत से लोग ना इस वर्ड का फायदा उठाने लग गए, पेमेंट वर्ड का। तो उन्होंने ना पेमेंट के साथ एक वर्ड यहां पर और ऐड कर दिया बेटा। कौन सा? 2 मिनट में यहां पर लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देते हैं, पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक्सीड्स ₹10,000। अब समझ आया बेटा? अब उन्होंने कहा पेमेंट माने सिंगल और एग्रीगेट मतलब पूरे दिन का कंबाइंड। तो उन्होंने क्या कहा? अगर एक पेमेंट 10,000 से ऊपर हो गई या पूरे दिन की कंबाइंड पेमेंट 10,000 से ऊपर हो गई तो हम इस सेक्शन को अप्लाई करेंगे और आपका पूरा का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउ। मैंने क्या कहा? अगर सिंगल पेमेंट या सारी पेमेंट्स का एग्रीगेट टोटल 10,000 रुपए से एक्सीड कर गया कैश में तो पूरे का पूरा खर्चा क्या होगा? डिसअलाउ। अब देखो, अब बेटा गवर्नमेंट ने कहा सिंगल तो 10,000 से कम है, सिंगल पेमेंट तो 10,000 से कम है, बट एग्रीगेट 36,000 हो रहा है, एग्रीगेट 36,000 हो रहा है, विच इज मोर देन ₹10,000 इन कैश। तो गवर्नमेंट ने कहा पूरे का पूरा खर्चा 36,000 विल बी डिसअलाउड। तो यहां पर लिखना देयरफॉर एंटायर ₹36,000 विल बी डिसअलाउड। समझ आया बेटा? इसलिए उन्होंने वर्ड ऐड किया एग्रीगेट ऑफ पेमेंट। तो अगर सिंगल पेमेंट 10,000 को एक्सीड कर गई कैश में या सारी पेमेंट्स का एग्रीगेट 10,000 को एक्सीड कर गया कैश में तो पूरे का पूरा खर्चा बेटा हो जाएगा डिसअलाउ। कॉपी करो, फिर मैं आगे चलता हूं इसी में। अब बड़ा ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल आपको करवा रहा हूं। करें एक और एग्जांपल। अब सुनना ध्यान से बेटा, ये देखो मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रीवियस ईयर 1920 की मैं बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर 1920 की। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर 1920 में ना हमने कुछ परचेजेस करी थी क्रेडिट पे, हमने कुछ परचेजेस करी थी क्रेडिट पे वर्थ ₹5 लाख। तो प्रीवियस ईयर 1920 में हमने कुछ क्रेडिट परचेजेस करी थी वर्थ ₹5 लाख। फिर बेटा हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था 1920 में, 1920 का ट्रेडिंग पीएल बनाया था और 1920 के ट्रेडिंग पीएल में हमने परचेजेस का, क्रेडिट परचेजेस का क्या ले लिया था? हमने डिडक्शन ले लिया था 5 लाख। हमने क्रेडिट परचेजेस का क्या ले लिया था बेटा? डिडक्शन ले लिया था 1920 में। अभी तक तो मैंने कुछ गलत नहीं किया।
मैंने उधार पे सामान खरीदा था और क्रेडिट परचेजेस की मैंने डिडक्शन ले ली बेटा 1920 में, जैसा होता है नॉर्मली। समझ आया पॉइंट? अब सुनना। अब बेटा हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 2021 में हमने बेटा इस क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट हमने क्रेडिटर को यानी सप्लायर को पेमेंट करी। इसका मतलब बेटा 5 लाख की पेमेंट 19-20 में नहीं हुई थी, 19-20 में तो परचेजेस करी थी, पेमेंट 20-21 में हो रही है। तो यहां पर लिखना पेमेंट टू सप्लायर ₹5 लाख ऑन 5th April 20 इन कैश। अब ये देखना बेटा बड़ा पंगा हो गया, अब बड़ा पंगा हो गया बेटा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपने क्या करा, अगले साल मतलब 20-21 को 5th अप्रैल को आपने सप्लायर को पूरे 5 लाख रुपए, पूरे 5 लाख एक साथ पे कर दिए। किस में? कैश में। और बेटा जैसे ही आपने 5 लाख रुपए पे करे बेटा कैश में, सेक्शन 40A आ गया और उसने कहा भाई तूने एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में करी है तो तेरा सारा का सारा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। मतलब तुझे इस 5 लाख रुपए का तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। तुझे 5 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 40A। रीजन समझ आया बेटा? मैंने कहा ठेंगा, मैंने कहा ले ठेंगा, तू क्या डिडक्शन नहीं देगा मेरे को? मैं तो 19-20 में इस 5 लाख का ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका हूं, अब उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ सकता है। बात समझ आई सबको? बेटा हुआ क्या है, 19-20 में आप उस खर्चे का डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, अक्रूवल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे बेटा डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, अक्रूवल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे ऑलरेडी आप क्या ले चुके हो, डिडक्शन ले चुके हो। अब अगले साल आपने एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में कर दी तो 40A कहता है पूरे का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। मतलब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका हूं 19-20 में। पॉइंट क्लियर? तो आपको पता है बेटा सेक्शन 40A ने क्या कहा? सेक्शन 40A ने कहा अगर तू इस खर्चे की डिडक्शन ऑलरेडी ले चुका है ना तो भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तूने खर्चे की डिडक्शन ले ली है अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है, तब भी वो खर्चा इस साल डिसअलाउ हो जाएगा। कैसे? पिछले साल हमने पीएल को डेबिट किया था, इस साल तेरा पीएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इस 5 लाख रुपए को इस साल की 20-21 की क्या मान लिया जाएगा, इनकम। और क्योंकि ये इनकम है, ये 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब बेसिकली ना आपने जो डिडक्शन ली थी गवर्नमेंट ने उस डिडक्शन को कर दिया रिवर्स। पॉइंट समझ आया? तो सेक्शन 40A क्या कहता है, यहां पर लिखना एज पर सेक्शन 40A डिडक्शन ऑफ
5 lakh claimed in 1920 on accrual basis. On accrual basis will be reversed in previous year 2021. That is, rupees 5 lakh will be treated as income, will be treated as income of previous year 2021 and taxable under the head पीजीबीपी। और वो 5 लाख इस साल की क्या मान लिया जाएगा? इनकम, और पीजीबीपी हेड में बेटा हो जाएगा टैक्सेबल। लो बेटा कॉपी कर लो। समझ आया बेटा सबको? कॉपी कर लो। चलें बेटा आगे चलें। चलो एक बड़ी काम की बात आपको और बता दूं। हेडिंग लिखना मेरे साथ, इन केस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, इन केस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, in case of a transport operator, that is good transport agency। बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन सी होती हैं? जिनका बेटा बिजनेस ही किस चीज का होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसका मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं ना बेटा, तो बेस्ट एग्जांपल इसका है मूवर्स एंड पैकर्स। बेटा कौन होते हैं ये मूवर्स एंड पैकर्स? जैसे सपोज मुझे देहरादून से दिल्ली शिफ्ट होना है बेटा, तो मैं मूवर्स एंड पैकर्स को कॉल करूंगा। वो लोग अपना ट्रक वगैरह लेके मेरे घर पे आएंगे। मेरा सारा सामान बेटा, सोफा हो गए, बेड्स हो गए, कबर्ड हो गई, सब पैक करेंगे, ट्रक में लोड करेंगे और देहरादून से दिल्ली उसका गुड्स का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो मूवर्स एंड पैकर्स बेसिकली कुछ नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ठीक है? पता है उन्होंने बेटा क्या कहा है? उन्होंने कहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में ना लिमिट 10,000 की जगह 35,000 की होगी। ठीक है? मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एक दिन में 35,000 तक आप कैश में दे सकते हो। 35,000 से ऊपर अगर देना है तो वो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू ही देना पड़ेगा। 35,000 तक आप किस में दे सकते हो? कैश में। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में इंस्टेड ऑफ ₹10,000 कॉमा लिमिट ऑफ ₹35,000 will be used। तो 10,000 की जगह 35,000 की लिमिट यूज होगी। बाकी पूरा केस सेम है बेटा।
ये आपके ना एमसीक्यू में आ सकता है, तो याद रखना। समझ आ गया बेटा? कॉपी कर लूँगा। फिर एक लास्ट बात करते हैं इस पॉइंट की। और मेरे नोट्स पे आओ जरा बेटा। बेटा पता है क्या, ये जो मैंने आपको रूल कराया है ना कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में लिमिट 35,000 है और बाकियों के केस में लिमिट 10,000 है, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब कौन कौन से केसेस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं करता है, जो हमने अभी तक पढ़ा ना, कौन कौन से केसेस में ये रूल अप्लाई नहीं करता है। पेमेंट मेड टू एनी बैंकिंग कंपनी और LIC। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप पेमेंट करते हो किसी बैंक को तो आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में कर सकते हो। अगर आप LIC को पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने LIC को पेमेंट करी फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर की कैश में कर सकते हो। तो अगर मैं बैंक को पेमेंट करता हूं, LIC को पेमेंट करता हूं 10,000 से ऊपर की, तो मैं कैश में कर सकता हूं, यह वाला रूल अप्लाई नहीं करता। अच्छा, अगर मैं पेमेंट किसको करता हूं? गवर्नमेंट को। अब बताओ बेटा, अगर मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करता हूं 10,000 से ऊपर की, तो क्या मैं कैश में कर सकता हूं? बिल्कुल, ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी। अच्छा, पेमेंट मेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर। बेटा वैसे ना उन्होंने, अगर आपको याद हो तो वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड्स उन्होंने कवर करे थे ना। कितने थे बेटा वो? ये मैंने 10 लिखवाए थे आपको, है ना बेटा। उन्होंने कुछ और को भी कवर कर लिया, कुछ और को भी कवर कर लिया। उन्होंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकते हो। मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर सकते हो। तो 10 तो प्रिस्क्राइब मोड्स वो कवर हो गए और 3 ये और कवर कर दिए, तो टोटल 13 मोड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो तो मैं बात बेटा वैसे भी आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट का इंटेंशन किसको रोकने का था बेटा? कैश को रोकने का था। तो जहां पर कैश सुनाई देता है ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं बेटा। आप बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट करो, गवर्नमेंट कहती है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट, मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर, जिस मोड के थ्रू करना है करो। कैश जहां पर आया ना, वहां पर हमें दिक्कत है। अच्छा, फिर पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिश और फिश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर एंड द अमाउंट इज पेड टू कल्टीवेटर ऑफ सच प्रोडक्ट्स। तो इन केसेस में आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में कर सकते हो। पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री, यहां पर भी आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में कर सकते हो। पेमेंट इज मेड एट अ प्लेस विच इज नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक। अब ये सुनो, सिंपल बात बेटा। बेटा मैंने ना, सपोज मैं बहुत गांव की बात कर रहा हूं, बहुत एक रूरल एरिया जहां पर सड़कें भी आज तक बेटा पक्की नहीं है, कच्ची सड़कें। अब ना वहाँ के एक पर्सन से मेरी कुछ डीलिंग हुई थी, तो मैंने उसको ना चेक काट के दिया, ठीक है, मैंने उसको चेक काट के दिया। मैंने कहा ले ये चेक पकड़, ये चेक पकड़ और तेरा मेरा हिसाब किताब सेटल हो गया। उसने कहा बाबूजी ये चेक वैक क्या होता है, हमें तो नहीं पता, हम तो गांव देहात के इलाके से आते हैं, ठीक है, वहां पर तो सड़कें ही नहीं है, बैंक बुंक तो दूर की बात है, ठीक है, तो हमारा कोई खाता खूता किसी बैंक में नहीं है, हमें तो आप नकद राशि दे देंगे तो हमारा घर कर चल जाएगा। बात समझ आई बेटा? यानी आप पेमेंट
ऐसी जगह पे कर रहे हो बेटा जहां पर बैंक का नामो निशान नहीं है बेटा, तो चेक कैसे दे दूंगा? अब उस किसान को कहूं कि ला भैया स्वाइप मशीन ला, मेरा डेबिट कार्ड स्वाइप कर, ठीक है, या फिर ला अपने अकाउंट का आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर वगैरह बता, तेरा इंटरनेट बैंकिंग करता हूं, या गूगल पे, फोन पे। अरे कैसे दूंगा भैया, वो गांव देहात का इलाका है, बैंक बुंक तो सुना ही नहीं उन्होंने कभी। तो बेटा अगर आप ऐसी जगह पे पेमेंट करते हो जहां पर दूर दूर तक बैंक का नामो निशान नहीं है, तो वहां पर आपके पास ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है बेटा, आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे केस में आपको हम छूट देते हैं, आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स आर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक। अब सुनो, आप किसी ऐसे दिन पे पेमेंट कर रहे हो जब बैंक क्लोज हैं, हो सकता है कोई पब्लिक हॉलीडे हो या कोई स्ट्राइक हो। अब सुनो, मैंने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपने सप्लायर को चेक पकड़ाया, मैंने कहा ये पकड़ चेक, एनकैश करा लियो। उसने कहा यार ऐसा ना कर, मेरे को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और आज बैंक क्लोज है, तू मुझे कैश दे दे। तो ऐसे केस में बेटा गवर्नमेंट कहती है अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो ऐसे दिन पे जिस दिन बैंक क्लोज है, अब हॉलीडे की वजह से हो या स्ट्राइक की वजह से हो, तो उस दिन आप उसको पेमेंट कैश में कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर ये लिमिट 10,000 वाली अप्लाई नहीं होती। तो मेरे ख्याल से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हुआ सबको। और हमारे ना सेक्शन 40 कैपिटल ए का लास्ट जो पॉइंट आता है, सिंपल है, ध्यान से सुनना, वो आता है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। क्या कहता है ये, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं बेटा। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, अब सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, इसने अपने यहां एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करा, इसने अपने यहां एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करा, मिस्टर एक्स, ये एक एम्प्लॉय है, इसको रिक्रूट करा मिस्टर एक्स को। अब पता है कंपनी ने ना थोड़ा अपना दिमाग यूज करा और कंपनी ने कहा कि ये जो मिस्टर एक्स है हमारी कंपनी में लगभग 25 साल काम करेगा, मतलब ये हमारी कंपनी में पीरियड ऑफ सर्विस कितने साल काम करेगा? 25 साल काम करेगा। ये हमारी कंपनी में 25 साल काम करेगा, एस्टीमेट है बेटा। फिर ए लिमिटेड ने कहा 25 साल बाद ये हमारी कंपनी से रिटायर करेगा और हमें इसे क्या देनी पड़ेगी? ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। सपोज 25 लाख की, ये सब एस्टीमेट है, हमें क्या देनी पड़ेगी? ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, है ना। तो क्यों ना हम आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रोविजन उस ग्रेच्युटी का बनाते चले, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो ए लिमिटेड है वो कह रही है क्यों ना हम इस पैसे का थोड़ा थोड़ा प्रोविजन आज से ही बनाते चले। बेटा कितना बनेगा? 25 लाख देना है आफ्टर 25 ईयर्स, तो बताना हर साल कितने लाख का प्रोविजन? 1 लाख का प्रोविजन बेटा हर साल। तो ए लिमिटेड 1 लाख रुपए का प्रोविजन बनाना चाहती है हर साल, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा अगर हम
ऐसे, और सोच के देखना बेटा, अगर हम ऐसे एस्टिमेटेड बेसिस पे डिडक्शंस देने लग गए ना, तो बेटा विश्वास मानो गवर्नमेंट के खाते में टैक्स के नाम पे 1 रुपया भी बेटा रिसीव नहीं होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कह रही है अगर हम एस्टिमेटेड बेसिस पे ऐसे डिडक्शंस देने लग गए प्रोविजंस का, तो हमें 1 रुपया भी टैक्स का आपसे नहीं मिलेगा, तो हम इनका डिडक्शन नहीं दे सकते आपको। प्रोविजंस का डिडक्शन नहीं है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 40A। आपको डिडक्शन हम नहीं दे सकते। एस्टिमेटेड बेसिस पे अगर हम डिडक्शन देना शुरू कर दें तो विश्वास मानो बेटा गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स के नाम पे नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल कराता हूं और आप डिफरेंस नोटिस करना। कॉपी कर लो पहले इतना, समझ आया? अब बेटा एक और केस देखो जरा। एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं सेम एज अबव, एग्जाम्पल सेम है बस थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब जो ये एम्प्लॉय था ना मिस्टर एक्स, ये 15 साल बाद, ये 15 साल बाद कंपनी के पास से रिटायर हुआ। तो मिस्टर एक्स रिटायर्स आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल बाद ये कंपनी के पास से रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के टाइम पे इसकी ग्रेच्युटी बनती है, ग्रेच्युटी पेबल से 15 लाख। ग्रेच्युटी पेबल है 15 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है अब हम इस ग्रेच्युटी का आपको डिडक्शन दे देंगे। अब हम इस ग्रेच्युटी का आपको डिडक्शन दे देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये 15 लाख एक्चुअल में पेबल हो गया, एस्टिमेशन नहीं है बेटा जैसे ऊपर था। ऊपर आप प्रोविजन बना रहे थे एस्टिमेट बेसिस पे, यहां पर तो ये 15 लाख एक्चुअल में क्या हो गया, पेबल हो गया। ग्रेच्युटी इज एक्चुअली पेबल, एक्चुअल में बेटा पेबल हो गई है, तो हम आपको इसका डिडक्शन अब दे देंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ ग्रेच्युटी का बेटा डिडक्शन कब तक नहीं मिलेगा? जब तक वो ग्रेच्युटी एक्चुअल में पेबल ना हो जाए, प्रोविजंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ gratuity can be availed only when gratuity becomes payable and not on provision basis and not on estimated basis। या फिर ऐसे लिखना 2 मिनट, ओनली व्हेन ग्रेच्युटी बिकम्स पेबल, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी। लो बेटा, सेक्शन 40A हमारा कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो इसे। एक सेक्शन बेटा छोटा सा है और करेंगे।
इंपॉर्टेंट सेक्शन कराऊंगा बेटा आपको। बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हम करने जा रहे हैं, काफ़ी यूज़ आता है, सेक्शन 43B, डिडक्शन अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। शायद आपने बेटा ये सेक्शन 43B पहले भी सुना है मेरे मुंह से बेटा। याद करो, हमने सेक्शन 36 पढ़ा था अदर डिडक्शंस का, वहां पर ब्रैकेट में कहीं जगह पे था सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। ठीक है, तो बेटा वही बात यहां पर भी है, जरा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से क्या कहता है वो। यहां मैं पहले एक बार आपको 36 में दिखाऊं कहां कहां पर ये था। ये देखो बेटा कहां कहां पर था, ये देखो, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉई subject to section 43B, interest on borrowed capital subject to section 43B, employers contribution to RPF oblique superannuation fund subject to section 43B, employers contribution to approved gratuity fund subject to section 43B। तो 4 जगह पे यूज हो रहा है सेक्शन 43B। अब देखो, ये देखो, पहले वही 4 कर लेते हैं। पहला क्या था, बोनस और कमीशन, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तीसरा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, और चौथा ग्रेचुटी फंड और एनी अदर फंड मेंटेन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। तो बेटा एक बात सुनो, सेक्शन 43B के टोटल 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, 5 में से 3 कौन कौन से हैं? बोनस और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अच्छा, फिर आता है एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस। बेटा सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इन डायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे जीएसटी, जैसे कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी। लिख लो बेटा, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस, जैसे जीएसटी, जैसे कस्टम ड्यूटी, और एनी लीव सैलरी। बेटा याद करो, हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा था लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। अब सुनना ये सेक्शन बेटा कहता क्या है, बहुत सिंपल सेक्शन है। अब सुनो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये देखो बेटा, बहुत सिंपल है। सेक्शन 43B, पता है बेटा ये वाला सेक्शन क्या कहता है? ये वाला सेक्शन कहता है आपने एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन देना है, आपने एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन देना है, ठीक है, या मैं खाली बोनस और कमीशन लिख देता हूं। आपने बोनस और कमीशन देना है, आपने बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा, आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। आपने कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस आपने पे करनी है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, ठीक है, या फिर आपने पे करनी है एम्प्लॉइज को कोई लीव सैलरी, यानी लीव एनकैशमेंट। अब सुनना बेटा, बेटा सेक्शन 43B बस एक छोटी सी बात कहता है। सेक्शन 43B कहता है इन खर्चों का, इन 5 खर्चों का आपको डिडक्शन एक ही शर्त पे मिलेगा, एक ही शर्त पे, प्रोवाइडेड
आप ये खर्चे पे करो। मतलब इन खर्चों का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, आपको इन खर्चों का डिडक्शन सिर्फ पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन पांचों खर्चों का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, सिर्फ पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो बेटा अगर इंप्लॉइज को बोनस और कमीशन ड्यू है बट नॉट पेड, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप वो बोनस और कमीशन पे नहीं कर देते। तो बेटा इन खर्चों का डिडक्शन आपको मिलेगा ओनली ऑन डिडक्शन ओनली ऑन, ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट बात और, ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। बेटा ये काफी यूज होता है ये वाला सेक्शन, जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा ना ये काफी यूज होता है। तो 5 खर्चे हैं, 5, उनका डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, ड्यू बेसिस पे आपको उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लोन ले रखा है, उस पे इंटरेस्ट देना था बट दिया नहीं है, तो आपको डिडक्शन इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा जब तक आप इंटरेस्ट वो पे नहीं कर देते। पॉइंट समझ आया बेटा? पक्का? अब एक बात आती है बेटा, ध्यान से सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा। यहां पर गवर्नमेंट ने ना एक आपको फायदा दिया, ध्यान से सुनना क्या फायदा। गवर्नमेंट ने कहा मैं किसी भी एक खर्चे का एग्जांपल ले लेता हूं, बोनस कमीशन का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, वही अप्लाई करेगा सब पे। तो सुनना, गवर्नमेंट ने कहा 2021 का बोनस और कमीशन कोशिश करो कि एम्प्लॉइज को 2021 में पे हो जाए। अगर आप उस बोनस और कमीशन का 2021 में क्या चाहते हो, डिडक्शन चाहते हो, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2021 का बोनस कमीशन कोशिश करो कि 2021 में एम्प्लॉइज को क्या हो जाए, पे। अगर आप 2021 में उस बोनस कमीशन का क्या चाहते हो, डिडक्शन चाहते हो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो एक छोटा सा बेनिफिट तुम्हें देते हैं। अगर तुम बोनस और कमीशन 2021 का 2021 में पे नहीं भी करते ना, 21-22 में पे करते हो, तो भी हम आपको 2021 में उसका डिडक्शन दे देंगे। शर्त एक है कि आपको वो बोनस और कमीशन पे करना पड़ेगा 2021 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले। याद करो बेटा, वो टीडीएस वाला पॉइंट काफी हद तक वैसा ही है। सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा 2021 का लिखना मत, आप लोग मेरी बात समझो बस। 2021 का बोनस कमीशन कोशिश करो कि कौन से साल में पे हो जाए, 2021 में। तो बोनस 2021 का कोशिश करो 2021 में पे हो जाए, ठीक है। अगर आप 2021 में उसका क्या चाहते हो, डिडक्शन चाहते हो। फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो छोटा सा बेनिफिट तुम्हें देते हैं, ठीक है। अगर तुम 2021 का बोनस 2021 में पे नहीं भी कर पाते हो ना, नहीं भी कर पाते हो, तो 2021 का बोनस 21-22 में पे कर दो। 2021 का बोनस 21-22 में पे कर दो, बट बिफोर ड्यू डेट, लिखना मत अभी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब 2021 की रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट की फाइलिंग से पहले वो बोनस पे कर देना। और बेटा ड्यू डेट्स मैंने आपको बताई थी ना, 2 हैं। 2021 की बताना बेटा, 2021 की एक थी 31 जुलाई 21 और एक है 30 सितंबर 21। तो बेटा कोशिश करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं,
कोशिश करो कि 20-21 का बोनस 20-21 में ही क्या हो जाए, पे। तो आपको 20-21 में डिडक्शन मिल ही जाएगा। अगर 20-21 का बोनस 20-21 में पे नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, 21-22 में पे कर दो। बट रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट, रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग से पहले पहले कर देना, और वो है 31 जुलाई 21 और 30 सितंबर 21। पक्का? तो मुझे एक बार बता दो, बोनस कब तक पे करना है? पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, 20-21 का बोनस कौन से साल में पे हो जाए, 20-21 में। तो आपको 20-21 में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 20-21 का बोनस 20-21 में पे नहीं भी हो पाता है तो 21-22 में पे हो जाए, बट रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले पहले बेटा, उससे पहले पहले पे कर देना। समझ आइए बात सबको? तो आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट must be made on or before due date of filing of return of income। पॉइंट बेटा समझ आया सबको? तो 20-21 का बोनस पहले कोशिश करो कौन से साल में पे हो जाए, 20-21 में। अगर 20-21 में पे हो जाता है तो आपको डिडक्शन 20-21 में मिल जाएगा। अच्छा, अगर 20-21 में पे नहीं भी हो पाता तो कोशिश करो 21-22 में पे हो जाए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले पे हो जाए। अगर पे हो जाता है तो भी आपको 20-21 में डिडक्शन मिल जाएगा। पक्का? मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं आपको, लिख लो पहले। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लिखो। मैं बोनस को ही बेस बना के चल रहा हूं बेटा, बोनस। ठीक है, हम 20-21 की बात कर रहे हैं। यहां पर लिखना बोनस ऑफ, बोनस ऑफ, फिर लिखना पेड इन, बोनस ऑफ पेड इन, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B। चलो पहला है बोनस 20-21 का, बोनस 20-21 का पे भी हो गया 20-21 में, तो डिडक्शन ले लो बेटा 20-21 में, किसने रोका है। फिर बोनस 20-21 का पे हुआ 21-22 में, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सपोज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है 30 सितंबर 21, ये है। ठीक है, तो ये पे हुआ है 21-22 में ऑन 1 जून 21। तो बेटा एक बार बताओ, ड्यू डेट से पहले पहले पे हो गया बेटा, ड्यू डेट से पहले पहले पे हो गया, तो इसका डिडक्शन भी आपको 20-21 में मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट से पहले पे करना था, मैंने पे कर दिया है, 20-21 में मिल जाएगा। अच्छा, बोनस 20-21 का पे हुआ 21-22 में, 21-22 में कब, 15 अक्टूबर 21 को। बेटा ड्यू डेट के बाद पे हुआ है, ड्यू डेट के बाद पे हुआ है। तो एक बात याद रखना बेटा, 20-21 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि आपने ना तो 20-21 में पे करा, ना 21-22 में ड्यू डेट से पहले पहले पे करा, तो 20-21 में तो नहीं मिलता। बट क्या इसका मिलेगा ही नहीं बेटा, 20-21 में तो नहीं मिलेगा, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 किसी भी साल में नहीं मिलेगा बेटा, मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर 20-21 में नहीं मिला ना, तो फिर उस साल मिलेगा जिस साल आपने पे करा। बेटा वही टीडीएस वाली बात ही कर रहा हूं मैं।
अगर 20-21 में नहीं मिलता डिडक्शन तो चिंता की बात नहीं है, फिर उस साल मिलेगा डिडक्शन जिस साल आपने पे करा। और मेरे को बताओ, मैंने पे कौन से साल में करा है बेटा? 21-22 में। तो डिडक्शन फिर कौन से साल में मिलेगा बेटा? 21-22 में। बात समझ आई? अगर 20-21 में नहीं मिलता तो उस साल मिलता है जिस साल में पे करा, और पे करा 21-22 में, तो डिडक्शन 21-22 में। पक्का? ये आपका बेटा सेक्शन 43B। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा दोनों तीनों चीजें जो हमने डिस्कस करी इस क्लास में पक्का क्लियर है सबको। चल बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? टिल देन थैंक यू।